सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है KPIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, सीखने के लिए, तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना। आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं KPIT टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, अगर हम KPIT टेक्नोलॉजीज की बात करें तो फिलहाल ये कंपनी से रिलेटेड सबसे बड़ी खबर हमें आती हुई दिख रही है और वो खबर है कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट को लेकर। अब देखो, पिछले कुछ टाइम में क्या हुआ है कि KPIT टेक्नोलॉजी के जो नंबर्स हैं वो वैसे ग्रो हमें करते हुए दिखे नहीं है जैसे ग्रो हमें पहले करते हुए दिखते थे। अगर हम पिछले साल के Q2 की बात करें तो कंपनी ने रेवेन्यू को लगभग 22% से ग्रो किया था, फिर 17% से ग्रो हुआ, फिर 15% या 16% आप इसको बोलो, और लास्ट क्वार्टर में तो सबसे लोएस्ट ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है पिछले 3 साल की, वो है लगभग 12.5%। और ये सेम चीज़ कंपनी के प्रॉफिट में भी हमें देखने को मिल रहा है। तो एक्सपेक्टेशंस क्या रहेगी कंपनी के Q2 के अर्निंग से कि कंपनी के नंबर्स अब हमें थोड़े बेटर देखने को मिले। और ये एक्सपेक्टेशन सिर्फ और सिर्फ कंपनी के रिटेल इन्वेस्टर्स की होगी, ना कि बड़े इंस्टीट्यूशंस की। क्योंकि बड़े इंस्टीट्यूशंस के हिसाब से देखें तो KPIT टेक्नोलॉजीज़ के जो रेवेन्यू है वो हमें Q2 में डिक्लाइन होते हुए नजर आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू गोल्डमैन सैच। और JP मॉर्गन के हिसाब से 2026 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी कोई भी ग्रोथ हमें दिखाती हुई नजर ही नहीं आएगी। और अगर हम बात करें Q2 के डेट्स के बारे में तो वो हमें 10 नवंबर को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं। बट हाँ, ये तो दोस्तों JP मॉर्गन की और बोल सकते हैं गोल्डमैन सैच की एक्सपेक्टेशन है। बट प्रॉपर मार्केट की एक्सपेक्टेशन इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट को लेकर है क्या, तो चलिए वो बताता हूँ। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं रेगुलर बेसिस पे, जो कि यूट्यूब पे तो अब आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम में ही अपडेटेड देखने को मिल जाती हैं। और इसके अलावा दोस्तों सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं, जिसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। पास्ट में जो कॉल्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिले थे उसकी परफॉर्मेंस भी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी, जिसको आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों यहाँ पर लाइव आकर जो भी आपके डाउट्स इंक्वायरीज हैं वो भी क्लियर किया जाता है। तो लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर आप सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। सो दोस्तों, सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर लो, गोल्डमैन सैच ने जो एक्सपेक्टेशन रखा है इस कंपनी के Q2 के रेवेन्यू से वो डिक्लाइन की है। तो इसका मतलब ये है कि हम कंपनी के Q2 के रेवेन्यू से कोई बड़ी एक्सपेक्टेशन लगाकर नहीं चल सकते हैं। या तो कंपनी के रेवेन्यू हमें डिक्लाइन रिपोर्ट करते हुए दिखेंगे, या फिर कंपनी के रेवेन्यू अगर ग्रो करते हैं तो बहुत बड़े मार्जिन से ग्रो में भी करते हुए देखने को ना मिले। क्योंकि गोल्डमैन सैच कोई छोटा मोटा फर्म तो है नहीं, काफ़ी बड़ा नाम है, और उनकी एक्सपेक्टेशन अगर है तो काफ़ी सारी रिसर्च के बेसिस पे है। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू गोल्डमैन सैच नंबर्स में भी हमें देखने को ना मिले, बट बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग भी उससे अच्छे भी देखने को नहीं मिल सकते। तो मार्केट की एग्जैक्ट इस कंपनी के रेवेन्यू से क्या उम्मीद है, तो चलिए उसकी बात करते हैं। तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1539 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया था, बट इस बार मार्केट ग्रो की उम्मीद कर रही है और मार्केट 1567 करोड़ के रेवेन्यू की एक्सपेक्टेशन लगाकर चल रही है, जिसको अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे करें कंपैरिजन तो डबल डिजिट की ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। और Q&Q बेसिस की बात करें तो नंबर हमें फ्लैट या फिर सिंगल डिजिट से ही ग्रो करता हुआ नजर आएगा। और अगर हम बात करें दोस्तों कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में, तो पिछले क्वार्टर में जो नेट प्रॉफिट कंपनी ने रिपोर्ट किया था वो रिपोर्ट किया था 172 करोड़, और इस पर मार्केट जो उम्मीद कर रही है वो 195 करोड़ की उम्मीद कर रही है। 195 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी के Q2 में दिख सकता है, ऐसा मार्केट की एक्सपेक्टेशन है। बट इसी नेट प्रॉफिट को अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करें तो यहाँ पर हमें कंपनी के नेट प्रॉफिट में डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। तो इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं, यानी कि रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है मार्केट की, और प्रॉफिट में डिक्लाइन की एक्सपेक्टेशन है। बट ये सारी चीज़ें हमें कब क्लियर होती हुई नजर आएगी, जब कंपनी रिजल्ट पब्लिश करेगी। और रिजल्ट कब आएगा, तो 10 नवंबर को आएगा। इस डेट को आप नोट कर सकते हैं। बाकी सभी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इसको रिकमेंडेशन आप मत समझना। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है BSE लिमिटेड। सो दोस्तों, अगर हम BSE की बात करें तो ये कंपनी कैपिटल मार्केट से जुड़ी हुई है।
कैपिटल मार्केट में कंपनी बिजनेस करती है, बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कैपिटल मार्केट में इकलौती कंपनी तो है नहीं जो बिजनेस कर रही है, काफ़ी सारी कंपनी है। और जितनी भी कंपनी अब तक कैपिटल मार्केट से जुड़ी हुई है और उन्हें जो रिजल्ट पब्लिश किया है उसमें एक चीज़ तो क्लियर है भाई कि Q1Q बेसिस पे उनके नंबर्स हमें अच्छे देखने को मिले हैं। इनफैक्ट कल के दिन CDSL ने भी नंबर रिपोर्ट किया था, उसके नंबर भी Q1Q बेसिस पे हमें अच्छे देखने को मिले थे और मार्केट एक्सपेक्टेशन से बेटर देखने को मिले थे। और अगर हम BSE की बात करें तो BSE के क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो हमें 11 नवंबर को आता हुआ देखने को मिलेगा और इस कंपनी का जो नंबर है वो Q2 में अच्छा दिख सकता है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी और Q1Q बेसिस पे भी। इक्विटी डेरिवेटिव के डेटा को हमने देखा था Q2 का और Q1 का कंपैरिजन हमने किया था, जिसमें Q2 के जो टर्नओवर थे वो ज़्यादा थे Q1 के कंपैरिजन में। तो इस वजह से रेवेन्यू भी कंपनी के ज़्यादा दिख सकते हैं और प्रॉफिट भी कंपनी के ज़्यादा दिख सकते हैं। बट मार्केट की एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी अलग है। अगर हम बात करें रेवेन्यू की तो 1000 करोड़ की एक्सपेक्टेशन मार्केट इस कंपनी के रेवेन्यू से लगाकर चल रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ पहले के कंपैरिजन में स्लो होगी, बट ग्रोथ अभी भी हमें डबल डिजिट में देखने को मिलेगा। और Q1Q बेसिस की बात करें तो वहाँ पर भी ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी रेवेन्यू में। बट अगर हम बात करें कंपनी के प्रॉफिट की तो प्रॉफिट कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो ग्रो कर सकता है, बट Q1Q बेसिस पे गिर सकता है क्योंकि मार्केट 510 करोड़ की प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन लगाकर चल रही है। यानी कि इस बार मार्केट इस कंपनी के मार्जिन्स में गिरावट एक्सपेक्टेशंस लगाकर चल रही है। 65% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी ने रिपोर्ट किया था, जो कि मार्केट के हिसाब से इस Q2 में गिरता हुआ नजर आ सकता है। इस वजह से ज़्यादा रेवेन्यू के बावजूद भी कंपनी से प्रॉफिट ज़्यादा उम्मीद मार्केट लगाकर नहीं चल रही है Q1Q बेसिस पे। और इसी पीरियड के बीच में दोस्तों अगर हम बात करें इक्विटी डेरिवेटिव के टर्नओवर के डेटा के बारे में तो एक चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग हमें देखने को मिलता है। तो देखो, अब जैसा कि मैंने बताया कि Q2 को हमने कंपैरिजन किया था Q1 से, Q2 के जो नंबर्स थे टर्नओवर के वो ज़्यादा बेटर थे Q1 के कंपैरिजन में। इस वजह से नंबर्स की एक्सपेक्टेशंस बेटर हो गई इस कंपनी के Q1 के कंपैरिजन में। बट Q2 तो कंप्लीट हो चुका है, नंबर्स आना बाकी है। और Q3 की बात करें तो अक्टूबर का जो महीना होता है वो Q3 का महीना होता है। अक्टूबर का महीना तो कंप्लीट हो चुका है और अक्टूबर के महीने का इक्विटी टर्नओवर का जो डेटा है, सॉरी इक्विटी डेरिवेटिव्स का टर्नओवर का डेटा वो हमारे पास आ चुका है। तो चलिए उसको अच्छी तरह से समझते हैं। सो देखो दोस्तों, एक चीज़ मैं पहले क्लियर कर देना चाहूँगा, ये डेटा जो हम लोग कवर कर रहे हैं ये सिर्फ अक्टूबर का है, ना कि कंप्लीट Q3 का डेटा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो अक्टूबर के महीने की अगर हम बात करें तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स जो हमें देखने को मिले हैं वो जुलाई अगस्त सितंबर के कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर देखने को मिला है। अगर टोटल टर्नओवर की बात करें तो वो भी हमें ज़्यादा बेटर देखने को मिला है जुलाई अगस्त और सितंबर के कंपैरिजन में। अगर हम ट्रेडिंग डेज़ की बात करें तो अक्टूबर के महीने में 21 ट्रेडिंग डेज़ हमें देखने को मिले, सितंबर के मुकाबले एक दिन कम रहा। बट अगर हम बात करें एवरेज डेली ऑप्शन प्रीमियम टर्नओवर के बारे में तो वो हमें 20,496 करोड़ का देखने को मिल रहा है। और इसी को कंपैरिजन करें सितंबर के महीने से तो 30% की ग्रोथ हमें यहाँ पर ईजिली विटनेस करने को मिल रही है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। अगर हम टर्नओवर की बात करें ऑप्शंस की तो एवरेज जो है पर डे का। और अगर हम बात करें अगस्त के हिसाब से तो वहाँ पर भी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है डबल डिजिट में। बात करें जुलाई के हिसाब से तो वहाँ पर तो और भी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है BSE के एवरेज डेली टर्नओवर के डेटा में। तो एक चीज़ तो क्लियर है भाई कि Q2 कंपनी के अगर अच्छे देखने को मिलते हैं तो बिल्कुल हैरान मत होना, और इससे भी बिल्कुल हैरान मत होना कि Q2 के मुकाबले Q3 का जो नंबर है वो काफ़ी बेटर दिख सकता है अगर नवंबर और दिसंबर का डेटा भी हमें अच्छे देखने को मिल जाते हैं तो इस चीज़ को आप नोट ज़रूर कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा और भी न्यूज़ हमें BSE से रिलेटेड देखने को मिल रही है, उसकी भी बात कर लेते हैं। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। काफ़ी सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स आपको देखने को मिलती है, मार्केट से रिलेटेड, इंडस्ट्रीज से रिलेटेड काफ़ी सारे एनालिसिस आपको देखने को मिलते हैं। वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं। उसके अलावा इनके कॉल्स भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं BSE से रिलेटेड और भी कुछ पॉजिटिव अपडेट्स के बारे में। तो हाल ही में सेबी के जो चीफ हैं उनकी तरफ से स्टेटमेंट देखने को मिला कि वीकली ऑप्शन की जो एक्सपायरीज़ हैं उसको इतनी आसानी से नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि काफ़ी सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस उसको यूज़ करते हैं। लाइक अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड्स की हेजिंग में यूज़ होता है, तो ये सारी चीज़ें, तो ये जो चीज़ हमें सेबी के चीफ की तरफ से सुनने को मिली, इससे क्लियर पता चलता है कि सेबी अभी उसको हटाने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। तो जो सिनेरियोज़ हमें रिसेंटली देखने को मिल रहा था नुवामा का, जेफरीज का, इस कंपनी के 2027 के फाइनेंशियल ईयर के नंबर्स को लेकर,
वो कुछ खास अच्छा था नहीं, बट अभी जो स्टेटमेंट्स हमें आती हुई दिखी है सेबी के चीफ की तरफ से, उसके बाद जो सिनेरियोस था उसको पूरी तरह से आप हटा सकते हो। मतलब अब कंपनी के नंबर वैसे हमें रिपोर्ट होते हुए देखने को नहीं मिल सकता 2027 के फाइनेंशियल ईयर में जैसे एक्सपेक्टेशन थी, अगर एक्सपायरी हट जाता तो। बट अब नहीं हट रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है बीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी इसके अलावा बात करें अगली कंपनी के बारे में, तो इसका नाम है दोस्तों IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड। सो दोस्तों अगर हम IDFC फर्स्ट बैंक की बात करें तो रिसेंटली एक रिपोर्ट हमें देखने को मिला था जिसमें कुछ प्राइवेट बैंक्स को मेंशन किया गया था और बताया गया था कि इनके जो EPS हैं उसको कट किया जा रहा है 41% से लेकर 95% तक। क्यों भाई? क्योंकि ये जो लेंडर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रखे हैं अनसिक्योर लोन पे, और इससे इनके जो EPS हैं उसमें काफ़ी इम्पैक्ट आ रही है क्योंकि इनके प्रोविजंस NPA बढ़ रहे हैं। और IDFC फर्स्ट बैंक के जो EPS हैं उसको 41% से कट किया गया था। बट इन सारी चीज़ों के बावजूद भी IDFC फर्स्ट बैंक अभी रिसेंटली जो नेट प्रॉफिट अपना रिपोर्ट की थी उसमें अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट के ग्रोथ को देखोगे तो 76% की ग्रोथ हमें देखने को मिली थी, क्योंकि प्रोविजंस हमें कम देखने को मिला था। अब ऐसा क्यों हुआ भाई? क्योंकि रेपो रेट जो 1% से कट हुआ था बीच में 3 MPC मीटिंग में, उस 1% को कंप्लीट इन्होंने पास ऑन कर दिया है कस्टमर्स को, तो लोन सस्ते हो चुके हैं, तो इस वजह से प्रोविजंस गिर चुके हैं, और प्रोविजन गिरने का मतलब बैंक के प्रॉफिट का बढ़ना, और वो चीज़ यहाँ पर काफ़ी अच्छी दिखी है IDFC फर्स्ट बैंक के Q2 के अर्निंग्स में। तो ये जो एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन थी, ये बोल सकते हैं उस टाइम को लेकर थी जब ये चीज़ें पास ऑन नहीं होती कस्टमर को, तो काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि बीच में तो ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी, अभी अचानक से कंपनी के अर्निंग्स अच्छे क्यों आ गए। तो उस टाइम जो चीज़ें थी वो पास ऑन नहीं हुई थी कस्टमर को, अभी चीज़ें सभी पास ऑन हो चुकी है, इस वजह से नंबर्स थोड़े से बदल चुके हैं, एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से एकदम अलग हमें देखने को मिल रहे हैं। और अभी रिसेंटली IDFC फर्स्ट बैंक के जो मैनेजमेंट है MD एंड CEO, उनकी तरफ से स्टेटमेंट देखने को मिला कि IDFC फर्स्ट बैंक जो है नेट इंटरेस्ट मार्जिन इम्प्रूव की एक्सपेक्टेशन लगाकर चल रही है Q3 से। मतलब उनके हिसाब से अभी के टाइम पे जो इनका मार्जिन है वो बोल सकते हैं एक तरह से लो पॉइंट पे है इस Q2 में। Q3 में सिक्वेंशियल बेसिस पे इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिलेगा, और Q4 में और भी बेटर नंबर देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीज़ों के बेसिस पे क्या उम्मीद किया जा सकता है, कंपनी के जो आने वाले कल के जो नेट प्रॉफिट हैं उसमें भी बेटर ग्रोथ हमें मे भी देखने को मिल जाए। और अगर आगे चलकर दिसंबर में जो MPC मीटिंग हमें देखने को मिलेगी RBI की, उसमें भी अगर 25 से 50 बेसिस पॉइंट के रेट कट्स हमें देखने को मिल जाते हैं तो काफ़ी अच्छी बात रहेगी हमारे बैंकिंग सेक्टर के लिए और इकोनॉमी के लिए। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट डाउन ज़रूर कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा बात करें अगली कंपनी के बारे में, तो नाम है दोस्तों कैम्स। रिसेंटली कंपनी ने Q2 के अर्निंग्स को रिपोर्ट किया था, उसके साथ कंपनी ने 14 रुपये का इंटरम डिविडेंड भी दिया। अर्निंग्स आने से पहले कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट का फैसला किया था 1:5 के रेशियो में। सो कैम्स के अगर आप शेयर होल्डर हैं तो इन सारी न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी शेयर होल्डर अगर आप नहीं हैं तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए ये वीडियो यहीं तक था, ऊपर तो वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।